हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 12th क्लास के हिंदी मीडियम क्लास का आगे क्लास बढ़ाते हुए सारणिक में हम लोग 4.4 की ओर चलते हैं। 4.4 आपका प्रश्नमाला उपसारणिक और सखंड पर आधारित है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोग 4.3 तक सारा चैप्टर का क्वेश्चन कर लिए होंगे और सारे वीडियो को अच्छी तरीके से देख चुके होंगे। अब आइए हम लोग 4.4 में हम लोग पढ़ते हैं उपसारणिक और सखंड। बहुत आसान चीज है, थोड़े ध्यान से समझिएगा और इसका बहुत ही प्रयोग आप लोगों को सिखाएंगे हम। इसलिए आइए उपसारणिक। उपसारणिक का अंग्रेजी में माइनर कहा जाता है। उपसारणिक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? माइनर। स्पेलिंग है MINOR, माइनर। अब देखिए इसका क्या परिभाषा है कि माना कि A बराबर AIJ एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव का निकलता है। ये पहली बात आप जानिए, वर्ग अवयव का निकलता है। तो A के अवयव AIJ मतलब ए जो अवयव है उसमें जितने भी आपके अवयव होंगे AIJ प्रकार के का उपसारणिक होगा। प्रत्येक का एक एक उपसारणिक होगा, प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक होगा। वो कैसे आएगा? उस सारणिक का मान होता है जो A के आयवे पंक्ति तथा जेवें स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। ए के आयवे पंक्ति तथा जे के जेवें स्तंभ को डिलीट करने से, हटाने से एक जो बचा हुआ आपको सारणिक जो अवयव मिलेगा, उस सारणिक का मान को उपसारणिक उस अवयव का कहते हैं। उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। AIJ अवयव AIJ के उपसारणिक को हम लोग MIJ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? MIJ से। समझ ले बात को। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं बाबू, एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए आपको एक सारणिक या अवयव कुछ भी दिया रह सकता है। यहां पर अवयव भी दिया रहेगा और सारणिक भी दिया रहेगा। जैसे दिया रहे 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 ये है। अब देखिए इसका क्या नाम है? A11। तो हम लोग A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक निकालेंगे। तो इसको किससे सूचित किया जाएगा? M11 से। M11 क्या कहलाएगा? M11 बाबू क्या कहलाएगा? अवयव A11 का उपसारणिक, उपसारणिक अवयव जो A11 है उसका उपसारणिक को हम लोग M11 करेंगे। और ये कैसे प्राप्त होगा? पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हटाइए, ये बचा, इसका सारणिक का मान निकालिए। इस ये 2 कोटि का सारणिक 0 4 5 -7। कैसे इसका मान निकलता है बाबू? -7 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0 माइनस 5 का 20 यानी -20। M11 इसका मान निकल गया। ठीक है, तो यहां पर 9 गो अवयव है तो 9 गो उपसारणिक बनेगा। M11 इसको क्या कहते हैं आप लोग? A12। तो इसका उपसारणिक कहलाएगा A12। अवयव A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटाइए, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को, जो आपको अवयव बताओ उसका सारणी का 6 4 1 -7, 6 4 1 -7 तो कितना होगा? 42 तो -42 और -1 गुना 4 तो ये हो जाएगा -46। ठीक है, अब आइएगा M13, इसको इस तरह और A13 का उपसारणिक,
उप सारणी, पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाइए तो जो बचा उसका 6 0 1 5, 6 5 30 माइनस 0, इसका मान कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लिए पूरी पहली पंक्ति का। अब आते हैं इसका, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सब आप लोगों को सब पढ़ाए हैं। M1, इसको क्या पढ़िएगा M21, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अव्यय। A21 का उपसारणिक, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को डिलीट कीजिए, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को दी, -3 5 5 -7, -3 5 5 -7, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 17 का 21 और -25, ये कितना हो जाएगा -4। M22 और A22 का उपसारणिक, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को डिलीट कीजिए, क्या हो जाएगा 2 5 1 -7, 2 5 1 -7, तो ये कितना हो जाएगा -7 गुना 2 -14 और 5 -19। ठीक है बाबू, अब आइएगा M23 और A23 का उपसारणिक, और A23 का उपसारणिक, तो दूसरा और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हम हटा दिए, तो क्या बचा 2 -3 1 5, 2 -3 1 5, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये -3, तो -3, तो ये हो जाएगा 13। अब आइए M31, ठीक है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ और A31 का उपसारणिक, तो ये हो जाएगा -3 5 0 4, तो 4 आई 12 -0 -12। M32 और A32 का उपसारणिक, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 5 6 4, 2 5 6 4, 4 दुनिया 6 5 30, तो ये कितना हो जाएगा -22। M33 और A33 का उपसारणिक, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 -3 6 0, 2 -18। ठीक है, इस तरीके से आपका उपसारणिक निकलता है, कुछ करना नहीं है। प्रत्येक अव्यय का उपसारणिक होता है, ये जानिए, प्रत्येक अव्यय का, जो अव्यय जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में रहेगा उसको डिलीट कीजिए, जो बचा हुआ अव्यय है उनका सारणिक निकालिए। प्रत्येक का उपसारणिक होता है, बात समझे कि नहीं, प्रत्येक अव्यय का उपसारणिक होता है, प्रत्येक अव्यय का उपसारणिक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये समझाया। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार दो बार देखिए, उपसारणिक आपको निकालना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उपसारणिक निकालना है। अब आते हैं, ये कितने कोटि का है, 3 कोटि का है। एक एग्जाम्पल आपको 2 कोटि का देते हैं बाबू, 2 कोटि का देखिएगा। एक एग्जाम्पल यहीं पर आपको 2 कोटि का एक एग्जाम्पल देते हैं। ए दिया हुआ है 1 2 3 4,
ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिएगा, अब आते हैं हम आपको एक दो कोटि के सारणी का से उप सारणिक निकालने को दिखाते हैं, कैसे दो कोटि में निकाला जाएगा। देखिए ये, अब बताइए इसको क्या पढ़िएगा, M11 है और ये क्या कहलाएगा, अव्यय। अव्यय A11 का उपसारणिक, उपसारणिक क्या होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 4 का सारणी क्या होता है, 4 ही होता है। एक कोटि का तो वही होता है जो अव्यय होता है। M12 अव्यय A12 का उपसारणिक क्या होगा, ये और ये हट गया, सारणिक 3 का मान 3 आएगा। M21 अव्यय A21 का उपसारणिक क्या होगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2, तो 2 हो जाएगा। और M31 तो क्या हो जाएगा, उपसारणिक A31 सॉरी M22 तो ये कितना हो जाएगा, 2 2, तो कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ डिलीट 1। बस 3 कोटि और 2 कोटि का इस तरीके से हम लोग उप सारणी का गणना करते हैं। हो जाएगा आप लोग से, बहुत आसान है बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब उप सारणी के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सहखंड, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोफैक्टर। सहखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। सहखंड को बोला जाता है कोफैक्टर। आइए हम लोग सहखंड देखते हैं। उप सारणी के बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सहखंड पढ़ते हैं। सहखंड को अंग्रेजी में कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर देखिएगा क्या है, बहुत आसान सा बात है। एक अव्यय AIJ, मतलब जो भी एक अव्यय आप लीजिएगा AIJ, उसका सहखंड को CIJ या AIJ से सूचित किया जाता है। CIJ या AIJ से सूचित किया जाता है। NCERT में AIJ से सूचित किया, बाकी सारे किताब में CIJ से सूचित किया। हम लोग भी CIJ सूचित करेंगे, ठीक है। AIJ इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग आव्यूह को बड़े अक्षर A से सूचित किया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कोफैक्टर, कोफैक्टर C से होता है, इसलिए CIJ से सूचित करें। और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, CIJ बराबर -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ। MIJ ये है आपका CIJ का फॉर्मूला। -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ। MIJ क्या है आपका, उपसारणिक, प्रत्येक अव्यय का उपसारणिक। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक हमने एग्जाम्पल में आव्यूह दिया था, वही आव्यूह लेते हैं A क्या दिए थे बाबू, देखिएगा थोड़ा सा लिखे होंगे तो पीछे 2 - 3 6 0 4 1 5 -7। और सबसे पहले आपको माइनर निकालना होगा, उपसारणिक। सबसे पहले उपसारणिक, सबसे पहले उपसारणिक की गणना कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो आप लोगों को कर चुके हैं M11। अब देखिएगा M11 -20 आया हुआ है। M12 आप देखे होंगे -46 होगा, देखिए M13 30 होगा। M21 -4, M22 -19, M23 13, M31 -12, M32 -22 और M33 18।
अभी थोड़ी देर पहले इसका हमने गणना किया था और वही आपका लिख दिए। आप लोगों के एग्जाम में आएगा कि इसके 100 खंड निकालिए, तो सबसे पहले उपसारणिक निकाल लीजिएगा जो पहले निकाल। अब आप लोग बारी बारी से सारे का निकालिए, तो इसका होगा उपसारणिक 100 खंड C11 का मान। C11 का मान क्या होगा? -1 के पावर 1 + 1 M11। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, -1 के पावर 1 + 1 2, ये एक सम संख्या है, तो ये हो गया धनात्मक। और M12 का मान कितना है? -20, तो ये हो जाएगा, इसका मान धनात्मक 1 होगा और ये हो जाएगा -20। ठीक है, C12, अब देखिएगा -1 के पावर 1 + 2 M12, तो ये कितना हो जाएगा? -1 और M12 का मान कितना है? -46, तो ये हो जाएगा -46। C13 -1 के पावर 1 + 4 M13, तो ये कितना हो जाएगा? धनात्मक, और 13 का मान है 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। C21 -1 के पावर 2 + 1 M21, तो देखिए ये है -1 और 21 का वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो गया 4। C22 -1 के पावर 2 + 2 M22, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 22 का वैल्यू है -19। C23 -1 के पावर 2 + 3 M23, तो देखिए ये 2 + 3 5, ये -1 और 2 + 3 ये इसका मान है 13, तो -13। C31 -1 के पावर 3 + 1 M31, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -12। C32 -1 के पावर 3 + 2 M32, 5 -1 -22। और C33 -1 के पावर 3 + 3 M33, तो ये कितना हो जाएगा? वो 33 का वैल्यू 18, ये निकल गया। ये आपका सारा क्या निकला? 100 खंड। ये आपका 100 खंड है, ये सारे का 100 खंड निकल गया। सभी उपसारणिक के संगत 100 खंड निकल गया। और इस चीज का एक शॉर्टकट है 100 खंड के लिए। शॉर्टकट किसके लिए? 100 खंड के लिए है बाबू। 100 खंड निकालने को देवे तो आप क्या कीजिएगा? एक अवयव बना दीजिएगा 100 खंड का अवयव। जितने माइनर्स हैं आपके उपसारणिक है, सभी का मान लिख दीजिए। -20, -46, 30, -4, -19, 13, -12, -22, 18। अब देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए बाबू, इसको दीजिए धनात्मक, इसको दीजिए ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। धनात्मक है तो ऋणात्मक, फिर ऋणात्मक के बाद धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस कर दीजिए। यहां से प्लस से शुरू कीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इसीलिए मैंने आपको पेन बदल के लिखा। अब सी का मान निकल गया, देखिए सी डायरेक्ट क्या निकला? प्लस माइनस माइनस 20, माइनस माइनस प्लस 46, ये कितना हो जाएगा? प्लस 30, माइनस माइनस प्लस 4, प्लस माइनस -19, माइनस 13, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस 18। अब आप मिलाकर देखिए ये क्या कहलाएगा? C11।
ये क्या कहलाएगा C12, ये क्या कहलाएगा C13, मिलाइए C21, C22, C23, C31, C32, C33, अल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, तो इतना करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक सी लिख कर ये लिख सकते हैं कि आपका ये हो गया। ठीक है, उसका लिख दीजिए C11, C12। बात समझ में आया? ये आपका उपसारणिक निकल गया। पहले उपसारणिक फिर सखंड निकालने का आपको मैंने तरीका बता दिया। बात समझ में आ गया कि नहीं? बहुत आसान तरीका है। ठीक, अब आइए बाबू एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सारणिक। एक सारणिक यहां वो अवयव भी दे सकता है, सारणिक के अवयवों के उपसारणिक तथा सखंड लिखिए। 4 अवयव हैं तो 4 आपके उपसारणिक होंगे और 4 सखंड लिखना है इनके। तो आइएगा सबसे पहले हम लोग उपसारणिक लिखते हैं। उपसारणिक, उपसारणिक मतलब M11, M11 आपको ये लिखना नहीं है। A11 का उपसारणिक बस M11। पहला अवयव, पहली पंक्ति, पहले स्तंभ को हटा दीजिए। पहली पंक्ति, पहले स्तंभ, क्या बचा? D। तो यहां पर डायरेक्ट लिखिए D, बस हो गया। यहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे लेकिन उसका वैल्यू वही आता है, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं D। ठीक है, अब आइए M12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट, क्या बचा? C। M21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट, क्या बचा? B। B का उपसारणिक क्या होगा? सारणिक का मान क्या होगा? BA होगा। M22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट, क्या? A। उपसारणिक निकल गया। ठीक है बाबू, अब आइए सहखंड। सहखंड, सहखंड C11, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? -1 के पावर 1 + 1 M11। तो बताइए क्या हो जाएगा? 1 + 1 सम संख्या, धनात्मक, धनात्मक हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया? D। C12 -1 के पावर 1 + 2 M12, ये क्या हो जाएगा? -1, ऊपर विषम संख्या है और M12 का मान क्या है? C, तो -C। ठीक है बाबू, C21 -1 के पावर 2 + 1 M21, क्या हो जाएगा? -1 B, यानी -B। ठीक है, C22 -1 के पावर 2 + 2 M22, कितना हो जाएगा? ये देखिए 2 + 2 4, ये धनात्मक हो जाएगा, ऊपर सम संख्या आ गया है तो इसका मान A। आंसर, ये आंसर हो गया उपसारणिक का, ये आंसर हो गया आपका सखंड का। इस चीज को आप चाहते हैं शॉर्टकट करना तो कर भी सकते हैं, सखंड के लिए शॉर्टकट कर सकते हैं। C, क्या कीजिएगा? सबका मान लिखिए D, M11, C, B, A। इसको क्या पता है? प्लस माइनस, यहां पर क्या है? प्लस, तो यहां पर क्या होगा? माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहला स्थान पर प्लस लिखते नहीं है तो D - C - B A। इसको आप लोग क्या पढ़िएगा? C11, C11 का मान कितना है? D लिखा हुआ है। इसको क्या पढ़िएगा? C12, इसका मान क्या आएगा? -C। इसको क्या पढ़िएगा? C21 - B, C22 A। ठीक है, बात समझ में आया इस क्वेश्चन को? अब आइए बच्चों, हम लोग एक नोट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। आपको 3 नोट पढ़ाएंगे जिसमें पहला नोट और दूसरा नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। मतलब कह सकते हैं कि उपसारणिक और सखंड का ये गुण धर्म जैसा है,
इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा इन नोट को। आइए हम लोग नोट आपको दिखाते हैं। ये नोट 1, यदि एक पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति भी हो सकता है या स्तंभ के अवयव को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सखंड से गुणा किया जाए तो उनका योग शून्य के बराबर होता है। उनका योग शून्य होता है। जिसे मान लीजिए एक आपके पास अवयव है ए, कैसे लिखा जाएगा बाबू? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए ये है सौखंड। सौखंड अब देखिए C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ध्यान दीजिए बाबू, क्या कह रहा है कि एक पंक्ति के अवयवों को, मान लीजिए ये पंक्ति है, ये क्या है? R1। R1 को अन्य पंक्ति के सखंड से, मतलब अन्य पंक्ति, मतलब इस पंक्ति को छोड़ दिए, R2 या R3 से गुना किया जाए और उनको योग किया जाए तो उसका मान शून्य के बराबर हो। अर्थात क्या कह रहा है बाबू? ध्यान दीजिएगा, अर्थात इस बात का अर्थात मतलब देखिए R1 को देखिए, ये A11 का गुना हम इससे करते हैं, A11 C21 प्लस A12 का गुना इससे किए C22 प्लस A13 का गुना किससे किए? C23। तो इसका मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। या इसका गुना इसके साथ करके जोड़िएगा तब भी 0 आएगा। अब आइए इसको हम लोग आपको प्रूफ करके दिखते हैं बाबू। प्रूफ करने के लिए हमको C12, C22 और C23 का मान चाहिए। तो C12 का मान क्या होगा? C12 का -1 के पावर 1 + 2 M12, ठीक है? M12 नहीं, C21 है बाबू, गलती यहां पर लिख दिया 21। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 + 1, ये हो गया 2 + 1। ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, ये माइनस हो जाएगा, -M21। अब बताइए उपसारणिक M21 का मान कैसे आएगा? दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को डिलीट कीजिए, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को डिलीट कीजिए, तो -A12, A13, A32, A33। तो ये कितना हो जाएगा? -A12, A33 माइनस A32 इंटू A13, ये आया। ठीक है बाबू, अब इसका मान निकालिए। C22 क्या हो जाएगा? -1 के पावर 2 + 2 M22। तो M22 बराबर M22, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को डिलीट कीजिए, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को डिलीट कीजिए, A12, A13, A31, A33। ये कितना हो जाएगा? A11, A33 माइनस A31, A13। C23 -1 के पावर 2 + 3 M23। तो ये माइनस M23, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को डिलीट कीजिए, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को डिलीट कीजिए, A11, A12, A31, A32, A11, A32 माइनस A31, A12। ठीक है, हो गया। अब आइए LHS। LHS देखिए, LHS क्या है आपका? A11, AC21,
A12 C22 प्लस A13 C23 बराबर A11, इसमें A11 से गुना कर दीजिए। यहां पर माइनस बाबू, बात सबका चिन्ह बदलेगा, माइनस A11 A12 A33 माइनस माइनस प्लस A11 A32 A13। ठीक है, अब A12 से इसमें गुना कर दीजिए, A12 से इसमें गुना कर दीजिए, प्लस A12 A11 A33 माइनस A12 A31 A13 और A13 से इसमें गुना कर दीजिए, माइनस है A13 A11 A32 माइनस माइनस प्लस A13 A31 A12 A11 A12 और A33 A11 A32 A13 और ये कट जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए, ठीक है। अब ऐसा बहुत सारा आपका समीकरण बन सकता है, ऐसा बहुत सारा समीकरण बाबू बन सकता है। ये वाला ऐसा आप लोग बहुत सारा समीकरण, ये तो मैंने इसके R1 को इसके C2 से, इसके R2 से गुना किया। ऐसा इसी प्रकार आप कर सकते हैं, इसी प्रकार आप बहुत सारा ऐसा लिख सकते हैं। जैसे A12 ये वाला A11 इसका गुना इससे कीजिए C31, A12 का गुना C32, फिर प्लस A13 का गुना C3, इसका भी मान, ये दोनों समान नहीं है, 1111 नहीं है, 1212 नहीं है, 1313 नहीं है, दोनों जगह तो इसका मान 0। ये भी है, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये स्तंभ के साथ, इस स्तंभ का इसके साथ गुना करके जोड़िए 0 आएगा, इस स्तंभ का इसके साथ गुना करके भी जोड़िएगा तो 0 आएगा, इस स्तंभ का इसके साथ गुना करके भी जोड़िएगा तो 0 आएगा। इस तरीके से बहुत सारे आप इससे 6 आप लोग समीकरण लिख सकते हैं। अगर अन्य में गुना हुआ और जोड़ा गया तो इसका मान 0 के बराबर होता है। समझ में आया पहला नोट? ठीक है। अब आइए बच्चों नोट 2 करते, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इस नोट को, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है। यदि एक पंक्तिया स्तंभ के अवयव को उनके संगत पंक्तिया स्तंभ के सखंड से गुना किया जाए तो उनका योग सारणिक के मान के बराबर, संगत, जैसे इसका R1 इसके R1 के साथ गुना हो और जोड़ा जाए तो उसका मान इसके सारणिक के मान के बराबर होता है। यानी अगर हम आपसे पूछे कि डिटर्मिनेंट A, सारणिक A का मान जिसको डेल्टा से सूचित किया जा सकता है, कितने के बराबर होगा, तो ये वाला A11 इसको गुना कीजिए C11 से, प्लस A12 का गुना C12 से, प्लस A13 का गुना C13 से कीजिए, ये सारणिक के बराबर होता है। ये क्या है R2 का गुना डेल्टा, ये इसका भी सारणिक, A21 का गुना C21 से, A22 का गुना C22 से किया जाए, A23 का गुना C23 से किया जाए तो सारणिक के बराबर होगा डेल्टा, सबका मान बराबर है। A31 का गुना C31 से, A32 का गुना C32 से और A33 का गुना C33 से किया जाए तो इसका भी मान सारणिक के बराबर। ये काम आप स्तंभ के साथ भी कर सकते हैं। डेल्टा का मान बराबर होगा, ये A11 का गुना आप C11 से कीजिए, A21 का गुना C21 से कीजिए और A31 का गुना C31 से कीजिएगा तो इसका मान भी सारणिक। इसी तरह ये और ये गुना भी कीजिएगा तो लिख लीजिएगा, और ये गुना करके जोड़ के लीजिए, सभी का मान सारणिक के मान के बराबर होता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब आइएगा हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। ठीक है बाबू, इस पे एक क्वेश्चन करके आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकंड को देखते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग कर डेल्टा का मान ज्ञात करें, यानी सारणी का दूसरी पंक्ति, ये इस पंक्ति के अवयव और इसी पंक्ति के सखंड को गुना करके जोड़ने पर किसके मान के बराबर? सारणी के मान। तो डेल्टा का मान क्या होगा बाबू? डेल्टा बराबर दूसरी पंक्ति, इसका नाम क्या है? A21। A21 का गुना किससे होगा? C21 से, प्लस बताइएगा A2, इसको क्या पढ़ेंगे? 21 22। A22 का गुना किससे होगा? C22 से, प्लस A23 का गुना किससे होगा? C23 से। तो ध्यान दीजिए बाबू, A121 का मान 2 है, A22 का मान 0 है, A23 का मान 1 है। क्या नहीं पता है? C21, C22, C23। तो सबसे पहले C21 का मान कितना आएगा? -1 के पावर 2 + 1 M21, यानी ये देखिए 2 1 3 माइनस हो जाएगा -M21। तो माइनस द्वितीय पंक्ति पहले स्तंभ को हटाइए, द्वितीय पंक्ति पहले स्तंभ को हटाइए, 3 8 2 3 माइनस ये कितना? तितरी का 9 -16 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -7, तो इसका मान हो जाएगा +7। ठीक है, C22 -1 के पावर 2 + 2 M22, तो ये कितना हो जाएगा? +2 + 2 4, तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो इसका मान M22 के बराबर हो जाएगा, M22। तो दूसरी पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को डिलीट कर दीजिए, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ को डिलीट कर, 5 8 1 3, 5 8 1 3, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 3 15 -8 8 7 15। C23 -1 के पावर 2 + 3 M23, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 -2 3 माइनस द्वितीय पंक्ति तीसरे और स्तंभ को डिलीट कर दीजिए, 5 3 1 2 -10 -3, ये कितना हो जाएगा? -7। ठीक है बाबू, अब आइए डेल्टा बराबर क्या है? A21 का मान 2 × 7 प्लस 0 × 7, इसका मान 0, इसका 7, अब प्लस 1 × -7, तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 प्लस 0 -7, यानी 7 आंसर। आप लोग एक बार रफ में जाकर इसकी सारणी को जो पहले तरीका सीखा है उससे आप निकाल कर देखिए, 7 ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए आप लोग? ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन एक करके देखते हैं। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंड का प्रयोग करके इस सारणी का मान गया इसके, तो इसको अब देखिएगा डेल्टा बराबर क्या होगा? इसका मान क्या है? इसको आप लोग क्या A11 A12 A13, ये क्या कहलाएगा? A13 C13, इसको क्या पढ़िएगा? A23 C23 प्लस A33 C33। ठीक है बाबू, अब आइए इन सब का मान आप लोगों को निकालना होगा। C13 का मान कैसे निकलेगा? -1 के पावर 1 + 3 M313, तो इसका मान 1 + 3 4, तो ये हो जाएगा M13। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को डिलीट कर दीजिए, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को क्या आया? 1y 1z, तो यहां से मान निकल गया z - y, z - y। C23
-1 के पावर 2 + 3 m23, तो ये हो जाएगा -m23। कितना हो जाएगा माइनस, दूसरी पंक्ति तृतीय स्तंभ को डिलीट कर दीजिए, 1x 1z, तो ये हो जाएगा माइनस 1z गुना 1z माइनस x, तो ये हो जाएगा x माइनस z। C33 -1 के पावर 3 + 3 m33, 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा m33। ये तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ डिलीट है, 1x 1y, y माइनस x। अब आ जाइए, डेल्टा बराबर a13yz, इसका मान z माइनस y, ठीक है, a23 प्लस zx, x माइनस z प्लस xy, y माइनस x, मल्टीप्लाई कीजिए, y इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल लिया जाए। सबसे पहले देखिए कहीं से x माइनस वाई बन रहा है क्या बाबू, x माइनस वाई, तो इन दोनों को देखिए, इन दोनों से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं माइनस एक्स वाई, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से x और यहां से y। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये और ये में से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस जेड स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई। ठीक है बाबू, अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बताइए तो, जेड एक्स, तो एक्स माइनस वाई। देखिए सब में से एक्स माइनस वाई कॉमन, क्या बच गया, माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। कुछ गलती हो गया बाबू कॉमन लेने में, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म है हम लोग से मिस कर गया है, कॉमन लेने में कुछ गलती हो गया है यहां पे। थोड़ा कॉमन लीजिएगा ठीक से। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में z, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा माइनस जेड स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई, और यहां कॉमन कर दीजिए इन दोनों से माइनस एक्स वाई, तो यहां से एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो यहां पर एक्स जेड, यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, कॉमन निकालिएगा, एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा z इंटू एक्स प्लस वाई, जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, जेड एक्स प्लस
वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब थोड़ा देखिएगा यहां से, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, जेड कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस जेड, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन कर दीजिए, y माइनस जेड, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बच गया, x माइनस वाई, y माइनस जेड, बच गया z माइनस एक्स, आंसर, ठीक है। ये देखिए हेल्प से थोड़ा कैलकुलेशन हो गया है, अदरवाइज बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बाबू। अब आप लोग एक और देखिएगा नोट 3, एक नोट 3 है, छोटा सा देख लीजिएगा, n कोई कोटि है और उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के सारणी के अवयवों का उपसारणी n माइनस 1 को क्रम या कोटि, क्रम या कोटि, क्रम या कोटि, क्रम या कोटि का सारणिक होता है। अभी आप लोग को बताए थे जैसे दो कोटि अगर दिया हुआ है आपको 2 कोटि का, तो इसका क्या होगा, एक कोटि का उपसारणिक होगा, एक कोटि का उपसारणिक होगा, एक कोटि का उपसारणिक होगा। अगर 3 कोटि दिया हुआ है, 3 कोटि के अवयव दिए गए हैं, तो इसका कितना होगा, एक कम 2 कोटि का उपसारणिक होगा, उपसारणिक होगा, मतलब एक कम उपसारणिक होता है। बात समझ में आ गया बाबू आप लोगों को, बस एक छोटा सा नोट था, ये ध्यान रखिएगा कि एक कम और उपसारणिक निकालने के लिए या सौखंड निकालने के लिए कोटि का मान हमेशा 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है बाबू। अब आप लोग इस वीडियो को थोड़ा 1 से 2 बार देखने के बाद आप लोग प्रश्नमाला एक्सरसाइज 4.4 को थोड़ा एनसीईआरटी से कर देखिएगा। हमने जो भी आपको क्वेश्चन कराया वो सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन और भी है, उसको आप घर पे आसानी से कीजिए, क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको उसका जवाब लिखकर भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।